14 अगस्त 1947 की रात को जब ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली स्टेशन से ये घोषणा की गई कि भारत आज़ाद हो चुका है, तो वो भी एक सूचना थी। और जब 2014 में केदार घाटी में बाढ़ आई तो वो भी एक सूचना थी जिसने लोगों की जिंदगी को बदल दिया। सूचना एक ऐसी चीज़ है जो किसी में खुशी की लहर दौड़ा सकती है तो गम को भी बढ़ा सकती है। जय हिंद, मैं हूँ आपके साथ प्रीति और आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम सूचना आधिक्य की ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पुराने एपिसोड में हमने बात की थी चाय पर चकल्लस की, लेकिन ये चकल्लस अब मीडिया वार्ता की तरफ अग्रसर हो चुकी है, क्योंकि इस मुद्दे पर बात करना बहुत ज़रूरी है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरफ हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसमें ज़रूरी है कि लोग समझें और जानें कि वास्तव में सूचना का महत्व क्या होता है। तो इन्फो फ्लड के इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ से डीन एंड प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर नीरज करण सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जैसे कि हमारे पिछले एपिसोड में हमने मीडिया के अंतर्द्वंद पर बात की थी और उस एपिसोड को लोगों ने पसंद भी बहुत किया और हमारे पास उनके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे मिले। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं इन्फो फ्लड की। मैं सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में सूचना का क्या महत्व है, किस तरीके से एक सूचना लोगों तक पहुँचती है और उनको रिफ्लेक्ट करती है। देखिए, मैं अक्सर इस बात को पुरजोर तौर पर कहता रहा हूं और कहता रहूंगा। संचार और सूचना का आपसी संबंध बहुत गहरा है जी। और संचार और सूचना ही है जो हमारे संस्कृति, सभ्यता, वैल्यूज को, हेरिटेज को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में रोपित करने का, इनकलकेट करने का जरिया है। सूचना ही है जो हमें सभ्य बनाती है, सूचना ही है जो हमें असभ्य बनाती है। जी बिल्कुल। अगर सूचना कंस्ट्रक्टिव है तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखेगी, अगर सूचना डिस्ट्रक्टिव है तो डिस्ट्रक्टिव अप्रोच रखेगी। ये बिल्कुल ऐसा है कि जब हम सही सूचना या सही संचार या सही जानकारी किसी व्यक्ति में दें तो वो निर्माणकारी व्यक्तित्व निर्मित होता है। लेकिन वहीं अगर हम सूचना या जानकारी के आधार पर उसमें गलत ज्ञान, गलत शिक्षा, गलत संस्कार, गलत संस्कृति रोपित करें तो वो विध्वंसकारी हो सकता है जी। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहूँगा। एक ही परिवार में ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति अगर वकील है तो सबके सब वकालत की ओर चले जाते हैं जी। एक ही परिवार में ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति अगर पुलिस अधिकारी है तो सबके सब पुलिस अधिकारी हो जाते हैं। डॉक्टर्स के साथ भी जनरली ऐसा देखने के लिए मिलता है। एक परिवार में अगर कोई एक डॉक्टर है, कोई एक हमारे पीढ़ी में कोई दादा या परदादा जो है डॉक्टर है तो सारा परिवार डॉक्टर हो गया जी। उसको अगर आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि उस पूरे परिवार के अंदर, उस पूरे परिवेश के अंदर सूचना ही सिर्फ मेडिकल की या लॉ की या जो है पुलिस अधिकारियों की यही बात होती रहती है जी। तो उससे क्या हुआ, निर्मित किस तौर पर बच्चा हुआ। तो इसी बात को जब आप समाज के तौर पर देखते हैं तो एक व्यक्ति का निर्माण जो है वो 24 घंटे 7 दिन, जो मैं आपको अपनी थ्योरी बताने जा रहा हूँ, संचार की मेरी एक थ्योरी है, लाइफ स्किल मॉडल कहेंगे आप इसको, कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है निर्मित होता है और शिक्षित बनता है। 24 घंटे 7 दिन हम और आप सूचना के परिवेश में रहते हैं, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम देख रहे हैं, चाहे हम सुन रहे हैं, चाहे हम सूंघ रहे हैं, चाहे हम बोल रहे हैं, चाहे दिन है या रात है, हमारे आसपास विभिन्न स्रोत से सूचनाएं आती हैं जी। लेकिन वही सूचनाएं हमारे लिए अहम हो जाती हैं या हम अपने पास में रोक पाते हैं या उनका एनालिसिस या रिटेन कर पाते हैं जो हमसे जुड़ी हुई होती हैं। अब वो संबंध किस तौर पर हो, कोई भी सूचना हमें कई रूप में प्रभावित करती है जी। उसका सबसे पहला है साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क, हमारी या उस व्यक्ति की साइकोलॉजी क्या है। दूसरा है सामाजिक फ्रेमवर्क, सोशल फ्रेमवर्क, उसकी सोसाइटी किस तरह की है। तीसरा है रिलीजियस बिलीव, धार्मिक विश्वास क्या है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। इन तमाम फ्रेमवर्क के मुताबिक हम
जो सूचना हमें प्रभावित करती है उसे तो हम रिटेन करते हैं, उनका तो एनालिसिस करते हैं, नहीं तो अधिकांश 80% सूचनाएं हम छोड़ देते हैं जो हमसे संबंधित नहीं है। जो रिटेन करते हैं, जिनको एनालिसिस करते हैं, वो किसी भी स्रोत से हमारे पास में आई है, वही हमारा ज्ञान बनता है। अभी हम बातचीत कर रहे हैं जी। जितने लोग सुन रहे होंगे उनके लिए सूचना के तौर पर होगा। हम जो है कहीं किताब पढ़ रहे हैं, कोई मीडिया के माध्यम से किसी समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं, किसी मैगजीन को पढ़ रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, हमें किसी ना किसी रूप में सूचना मिलती है जिसमें से अधिकांश को हम छोड़ देते हैं और जो हमारे फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक हम उसको रिटेन करते हैं जी, एनालिसिस करते हैं। और जो हमारे इन फ्रेमवर्क के मुताबिक रिटेन हुई है, एनालिसिस जिनका हमने किया, जिनका विश्लेषण किया, वही सूचनाएं हमारी ज्ञान बनती हैं। और ज्ञान एक दूसरा शब्द है शिक्षा। इन दोनों में अंतर बहुत छोटा सा और बहुत खास है। वो है कि ज्ञान का जब हमने सही इस्तेमाल किया तो वो हमारी शिक्षा बना। और ये तीनों फ्रेम में पूरी जिंदगी हम जो है सूचना के तौर पर ऐसे एक सर्कल में ऐसे घूमते रहते हैं। कभी सूचना बनता है, सूचना से फिर ज्ञान बनता है, ज्ञान से फिर शिक्षा बनता है, किसी के लिए फिर वो सूचना बन जाता है जी, फिर वो ज्ञान बनता है, फिर वो फिर शिक्षा बनता है। एक रेगुलर साइकिल जो है वो हमारी चलती रहती है। ये पूरा जिंदगी का सर्कल। इस मॉडल को, इस संचार के निदर्शन को जो नाम दिया गया है वो लाइफ स्किल मॉडल दिया गया है। इसलिए आदमी, इंसान, ह्यूमन बीइंग या किसी भी समाज या किसी भी देश या किसी राष्ट्र में सूचना जिस तरह की उस वक्त में स्प्रेड हो रही होगी, देश का मिजाज भी वैसा हो जाएगा जी, समाज का मिजाज भी वैसा हो जाएगा और व्यक्ति का मिजाज भी वैसा हो जाएगा। बिल्कुल। आप बिल्कुल देखिए कि जिस वक्त में ये पेंडेमिक सिचुएशन शुरू होती है, बिल्कुल, क्योंकि एक तरीके से मीडिया ने इतनी इंफॉर्मेशन जो है हमारे आसपास फैला दी कि हमें उसके अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा था। और उस सूचना को हमने इस तरीके से लिया। और अगर हम मीडिया पर्सन के तौर पर देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक तरह का इन्फो फ्लड था, इन्फोडेमिक था। एक तरफ पेंडेमिक था और इन्फॉर्मेशन के तौर पर ये एक इन्फोडेमिक था। तो किस तरीके से इसने लोगों की सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित किया कोरोना के टाइम में? मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, जब उस काल को आप अगर एनालिसिस करेंगे एक रिसर्चर के तौर पर, एक शोधकर्ता के तौर पर, तो आप पाएंगे कि उस वक्त में इतनी सारी नेगेटिव इंफॉर्मेशन थी। और उस नेगेटिव इंफॉर्मेशंस का प्रभाव ये पड़ा कि लोगों ने टेलीविजन, समाचार पत्र, मैगजीन, इवन सोशल मीडिया को एक्सेस करना बंद कर दिया। रिकॉर्ड कहते हैं जी, ठीक। इवन मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की बात करूं तो एक वक्त ऐसा आया कि मैंने टेलीविजन को देखना बंद कर दिया क्योंकि कोरोना मीटर चल रहा था सिर्फ। बिल्कुल, उसमें हर टाइम सिर्फ यही बताया जा रहा था कि आज इतने लोगों को कोरोना हो गया, आज इतने लोगों की मृत्यु हो गई। जबकि उस समय आवश्यक था कि हम सोसाइटी में, अपने समाज में लोगों को पॉजिटिव करें। क्योंकि जब हम लगातार भागदौड़ भरी वाली ज़िंदगी में जी रहे थे, मतलब आप इस तरीके से समझ लीजिए कि हम 80 और 90 की स्पीड पे चल रहे थे और अचानक से ब्रेक लग गया। हम घर में बंद हो गए, हम कहीं जा नहीं सकते, दोस्तों से मिल नहीं सकते, पार्टी नहीं कर सकते, एकदम सारी चीज़ें बंद हो गई। लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन होने लगा। और ऊपर से मीडिया चैनल्स भी इस तरीके से उसको प्रमोट कर रहे थे कि लोगों को और ज़्यादा डिप्रेशन होने लगा और लोग उस चीज़ से फेड अप हो गए, परेशान हो गए। बिल्कुल सही कहा आपने। पेंडेमिक सिचुएशन, पेंडेमिक में इन्फोडेमिक हो गया जी। पेंडेमिक मतलब वैश्विक महामारी, इन्फोडेमिक मतलब सूचना का अधिक्य जी। ये बिल्कुल ऐसा है कि शरीर में कितना प्रतिशत नमक चाहिए और जितना प्रतिशत नमक की मात्रा चाहिए शरीर में, अगर उससे ज्यादा हो गया तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया जी, कम हो गया तो ब्लड प्रेशर डाउन हो गया जी, ज्यादा चीनी हो गई तो शुगर हो गया, कम हो गई तो शुगर कम हो गया जी। तो कोई भी तत्व उतना ही स्वीकार्य है शरीर के लिए, जहन के लिए, दिमाग के लिए, मन के लिए, मस्तिष्क के लिए, जितनी उसकी आवश्यकता है। कहा भी जाता है कि अति हर चीज की बुरी होती है। मैं वही कह रहा हूँ, जब आपने उसी नेगेटिव सूचना को इतना ज्यादा स्प्रेड किया जी कि वो इन्फोडेमिक बन गया। और उसमें मैं नई टर्मिनोलॉजी देता हूँ भारत के परिदृश्य में, संदर्भ में, वो है इन्फो फ्लड जी। ये मेरी व्यक्तिगत तौर पर एक टर्मिनोलॉजी है जिसको मैंने स्टडी करने के बाद में इसको प्रोपाउंड किया, इन्फो फ्लड नाम दिया इसको। पेंडेमिक को फिर भी किसी तरीके से रोका जा सकता है, जैसे अब सिरिंज बन रही है, जैसे इंजेक्शन और वो क्या नाम, जितनी भी दवाएं हैं वो बनाई जा रही है, और वो जो अगर बनती है तो उसके बाद में पेंडेमिक पर कंट्रोल किया जा सकता है जी। बिल्कुल।
अगर कोई रेगुलेशन लगता है तो रेगुलेशन को इन्फोडेमिक को भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन भारत जैसे देश में जब मीडिया सूचना को फ्लड के तौर पर स्प्रेड करना शुरू कर दे तो फ्लड जो है वो सभ्यताओं को खत्म कर देता है। बिल्कुल, और बहुत सारे देशों को बर्बाद भी किया है मीडिया ने ना कहें, लेकिन सूचना ने लोगों को इतना ज़्यादा परेशान किया है कि बहुत कुछ हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि वो नष्ट हो चुका है। बिल्कुल, और अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन को जब स्प्रेड करते हैं जी, चाहे वो कक्षा की बात कर लीजिए, चाहे मीडिया लोक शिक्षक का काम करता है उसकी बात कर लीजिए आप, जब आप कोई सकारात्मक सूचना शिक्षा और ज्ञान के रूप में प्रतिपादित करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो निर्माणकारी होता है। और जब आप कोई ऐसी सूचना जो आग लगा सकती है, विध्वंसकारी हो सकती है, वो खतरनाक हो सकती है, वो सभ्यताओं को, वो समाज को, वे व्यक्ति को खत्म कर देती है जी। तो ये बड़ी बड़ी बारीक लाइन है जिसको समझने की आवश्यकता है। मीडिया कर्मियों को भी, मीडिया संस्थानों को भी, मीडिया के शोधकर्ताओं को भी, छात्र छात्राओं को भी, शिक्षकों को भी ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल। इसलिए कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। सूचना अधिक्य बहुत खतरनाक है, सूचना फ्लड जो है, इंफॉर्मेशन फ्लड जो है बहुत खतरनाक है, उसको रोका जाना चाहिए, सकारात्मक सूचना की ओर बढ़ना चाहिए। मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आप एक टेलीविजन में कोई भी निजी समाचार चैनल को जो है देखना शुरू कीजिए जी, वहीं साथ में एक दूसरा टीवी ऑन कीजिए, उसमें दूरदर्शन देखना शुरू कीजिए, लोकसभा देखना शुरू कीजिए, राज्यसभा चैनल देखना शुरू। एक लोक प्रसारक है, एक निजी प्रसारक है। लोक प्रसारक जो है एक अपनी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझता है और उन्हीं सूचनाओं को प्रसारित करता है जो निर्माणकारी है, जो देश और व्यक्ति और समाज और एक व्यक्ति विशेष का निर्माण करेंगे, आवश्यक हैं जो उन लोगों के लिए, है ना, जो आवश्यक है, जो जाननी चाहिए जी। लेकिन वहीं आप एक कोई निजी समाचार चैनल देखेंगे तो आप पाएंगे कि कितना ज़्यादा डिस्टर्ब देश भारत हो चुका है। बिल्कुल, ठीक है ना। आपको भारत उनमें सूचनाएं जो स्प्रेड की जा रही हैं, उसमें जो समाचार उठाए जा रहे हैं और जिस तरीके से उठाए जा रहे हैं, उनको देखने के बाद में आपको लगेगा कि कितना खतरनाक तरीके से देश को आगे ये काम कर रहा है, देश कितना डिस्टर्ब है, अशांत है। और वहीं दूरदर्शन देखने के बाद में आपको लगेगा कि सबसे बेहतरीन विश्व में अगर कोई देश है तो हिंदुस्तान है, भारत है। ठीक है ना। वहां पर देखने एक टीवी दूरदर्शन देखने के बाद में आपको पॉजिटिविटी महसूस होगी, लेकिन एक निजी समाचार चैनल देखने के बाद में आपको अब लगने लगेगा, पोस्ट कोरोना काल के बाद में लगने लगेगा, और कोरोना काल में तो लगा ही, अब भी लगेगा आपको कि कितना डिस्टर्ब कंट्री है। ठीक, तो क्या सूचना दी जाए, उस पर कितना गेट कीपिंग की जाए, कौन सा कंटेंट लोगों को बताने लायक है, कौन सा कंटेंट रोकने लायक है, उस पर गेट कीपिंग बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, होना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल वैसा है कि बड़े बड़े समाचार चैनलों को सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर या जो आत्महत्या जो भी है, जो निर्णय हो रहा है या जो भी जांच एजेंसी करेगी, वो जो भी साबित करेगी, उस पूरे मामले को जिस तरीके से दिखलाया, बड़े बड़े चैनल को जो है माफी मांगनी पड़ गई। ऐसी स्थिति क्यों आई? बिल्कुल, मतलब जब इन्फो फ्लड और इन्फोडेमिक का बड़ा उदाहरण है जी। ऐसी सूचनाएं आपने स्प्रेड क्यों की जिसमें आपको माफी मांगनी पड़ गई? जी, ठीक है ना, आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं? सिर्फ कुछ टीआरपी के लिए हमने लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन इंजेक्ट की जो कहीं ना कहीं हानिकारक थी। अब देखिए, प्राइम टाइम में निजी चैनल्स जो हैं वो ऐसे टॉपिक को लेकर बैठ जाएंगे कि कोरोना से जो है 1000 लोगों की मृत्यु होगी। अरे आप उनको ये क्यों नहीं बताते हैं कि आप जो है अगर कोरोना हो गया तो आप वहाँ टेस्टिंग करा सकते हैं या आप इस तरीके से अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं। प्राइम टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब लोग बिल्कुल फ्री होते हैं और वो घर में बैठ के टीवी देखते हैं, तो आप उनको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं रहे, बल्कि आप उनको इंजेक्ट कर रहे हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन से जो उनकी एंग्जाइटी लेवल को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। बिल्कुल ठीक है। और ऐसे दौर में जब आदमी के पास में संवाद संस्थापना नहीं हो पा रही, जब डायलॉग नहीं हो रहा, आपस में व्यक्ति जो है संवाद नहीं कर रहा है, ऐसे में उसको आवश्यकता पड़ती है कि वो मीडिया को एक्सेस करता है। ठीक है ना, वो जाकर कोई सीरियल देखता है, वहाँ पर भी आपको नेगेटिविटी मिलेगी कि सास बहू की लड़ाई में जो है वो सिर्फ षड्यंत्र कर रहे हैं। आप जब समाचार चैनल कोई देखते हैं तो वहाँ पर आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, और सिर्फ हिंसा और
बलात्कार जैसी खबरें आ रही जी। हैं। एकदम से ऐसा क्यों होता है कि कोई घटना घटती है उसके बाद में ढेर सारी घटनाएं एक साथ ही सारी ट्रेंड सेट करता है मीडिया, बिल्कुल। वो ट्रेंड को देख रहा होता है, ठीक है। उसके बाद में और एक और बड़ी सबसे बड़ी जो दुविधा हो गई है इस मुख्य धारा की मीडिया के साथ में, वो सोशल मीडिया को सिर्फ वो एक्सेस करने लगा है। सोशल मीडिया पे जो वायरल जर्नलिज्म है सिर्फ उसको देखने लगा है, जो संदेश वायरल हो रहे हैं उनको देखने लगा है और उसकी सत्यता जांच रहा है। ठीक है, आप सत्यता जांच कर बता रहे हैं कि ये वीडियो गलत था, ये इन्फॉर्मेशन गलत थी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई? ठीक है, ये रिव्यू करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, ये गेट कीपिंग करने की बहुत आवश्यकता है, इसको एथिक्स के दौर में लाने की आवश्यकता है। आज जो है आप सभी जितने भी चैनल को देखिए वो अपने आप को कहने लगे हैं कि हम इसका मेंबर है और हम इसके नियम कायदे कानून को मानने लगे। पहले क्यों नहीं माना? बिल्कुल जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अगर कोई ऐसी खबर हो जो इस तरह के नेगेटिव अप्रोच के साथ में लोग आए हैं, मुझे लगता है कि नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। आए इसलिए है कि मीडिया जो है फुटेज देगा, वो आए इसलिए है कि सोशल मीडिया में वायरल होगा। अगर वो सोशल मीडिया में वायरल ना हो, अगर वो उसको मुख्य धारा का समाचार चैनल उसको उठाए ना, ठीक है, आप उठा भी रहे हैं तो उस पर चर्चा इस बात की हो कि उसको गलत ठहराया जाए, लेकिन उसके सपोर्ट में या उसको इस नए दुष्प्रचार के तौर पर, प्रोपोगंडा के तौर पर अगर दिखलाया जाए तो ये खतरनाक है। इसलिए मीडिया को राष्ट्रीय जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए, समाज की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए, लोक प्रशिक्षण, लोक शिक्षण की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते, दायित्वपूर्ण पत्रकारिता को ध्यान में रखते हुए सूचना का चयन करना चाहिए और उन्हीं सूचना को स्प्रेड करना चाहिए जो निर्माणकारी है, किसी भी तरीके से निर्माणकारी है, विघटनकारी नहीं। बिल्कुल, ये खतरनाक हुआ, राष्ट्र को तोड़ देती है ऐसी सूचनाएं, ठीक है ना। और हम जब अपने राष्ट्र की बात करते हैं तो मीडिया जो है, मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ, भारत के अंदर मीडिया आंदोलन से जन्मा है, और वो भी राष्ट्रीय आंदोलन से जन्मा है, और वो भी स्वतंत्रता आंदोलन से जन्मा है, किसी व्यक्ति विशेष के आंदोलन से नहीं। और एक दिन में मीडिया नहीं खड़ा हुआ है, ये सभी जानते हैं। भारत के मीडिया को प्रतिस्थापित होने में बहुत समय लगा है। और अगर हम इंटरनेट युग की बात करें कि जब 95 में इंटरनेट भारत में आता है, उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया और 2009 और 10 में फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया भी आने लगी, और उसके बाद जब ये कोरोना पेंडेमिक वाला टाइम आता है तो ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं कि लोग उस पर इतनी आसानी से बिलीव कर लेते हैं। अब आप देखिए कि अगर हम किसान आंदोलन की बात करते हैं तो उसमें खालिस्तान बनाने की बात कही जा रही है। क्या मीडिया को इस तरह की खबरें दिखानी चाहिए? नहीं, देखिए, ऐसे आंदोलन में, मैं अगर विशेषकर आंदोलन की बात करें, ठीक है, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी है, लेकिन एक दायित्वपूर्ण जी, दायित्व निभाना बहुत जरूरी है। मेरी एक जिम्मेदारी है मेरे देश के प्रति, मेरे राष्ट्र के प्रति, मेरे किसी आंदोलन से कोई प्रभावित ना हो, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और मीडिया जो है वो एक तरफा ना हो जाए, क्योंकि वो फैक्ट पर बात करे, पक्ष पर बात ना करे, वो आइडियोलॉजी पर बात ना करे। उसकी आइडियोलॉजी सिर्फ एक ही है, वो है राष्ट्र की आइडियोलॉजी, ठीक ना, देश की आइडियोलॉजी। देश की आइडियोलॉजी से ही प्रभावित होना चाहिए मीडिया को और मीडिया कर्मी को, ठीक है। और वो जब देश की आइडियोलॉजी से प्रभावित होगा तो फिर उसके ऊपर दूसरी कोई आइडियोलॉजी प्रभावित नहीं हो सकती। निर्माणकारी आइडियोलॉजी होनी चाहिए उसकी। जब मीडिया कर्मी अहम काम करने के लिए जा रहा है, वो बहुत बड़ा इंजीनियर है, उसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जाए, ठीक है ना, वो बहुत बड़ा सर्जन है, वो समाज का बहुत बड़ा सर्जन है, बहुत बड़ा डॉक्टर, चिकित्सक है, ठीक है। तो मीडिया और मीडिया कर्मी जो है वो एक बहुत बड़े चिकित्सक हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़े वकील हैं, समाज के वकील हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। जैसी कलाकृति चाहते हैं समाज की वैसे निर्मित कर सकते हैं। बिल्कुल। एक कलाकार जो है, एक पेंटर या कोई एक चित्रकार जो है, वो चित्र अपने कैनवस पर उकेरता है, लेकिन एक पत्रकार जो है वो समाज पर उकेरता है। इतना बड़ा डिफरेंस है, ये अहम जिम्मेदारी को समझना होगा। कलम की बहुत इम्पोर्टेंस है, और जिस समय प्रिंट की हम बात करें तो कलम की इम्पोर्टेंस है, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो हमारे शब्दों का बहुत महत्व है, और वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए किसी भी व्यक्ति के निर्माण में, किसी भी समाज के निर्माण में, किसी के परिवार के निर्माण में, किसी भी देश के निर्माण में उसकी मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और जब बात विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की हो, और लोकतंत्र में मीडिया का बहुत बड़ा अहम योगदान है, मीडिया ने बहुत बड़ा योगदान निभाया भी है, और हम अपने इन चर्चाओं से, इन विमर्श से, इन संवादों से यही बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं
अपने संस्थान में भी हम अपने विद्यार्थियों को समाज बताते हैं कि एक मीडिया कर्मी की और एक संस्थान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो लोक शिक्षक है, लोक प्रशिक्षक है। ये समझना पड़ेगा और यही सोच लेकर आपको जो है मीडिया में उतरना पड़ेगा। जब आप पत्रकारिता कर रहे हैं, जब आप कोई सूचना के पीछे लगे हैं या किसी खबर को, समाचार को आप पहुंचा रहे हैं, तो वो फिर फेक ना हो। हालांकि कंटेंट हमेशा फेक होता है, समाचार कभी फेक नहीं हो सकता, क्योंकि समाचार जो है वो कई पैरामीटर पर निकलता है, कई भट्टियों से उसको ताप कर निकाला जाता है, तब जाकर समाचार बनता है। समाचार कभी फेक नहीं हो सकता। कंटेंट फेक होता है, सूचना फेक होती है, नज़रिया फेक हो सकता है, जहन फेक हो सकता है, आइडियोलॉजी फेक हो सकती है। और जब सूचना राष्ट्र के हित की बात करती है, तब वो निर्माण करती है, तब वो समाज का भी निर्माण करती है, व्यक्ति विशेष का भी निर्माण करती है, संस्कारों और सभ्यता और व्यक्ति के आचरण और नैतिकता का निर्माण करती है। ये डिफरेंस है। सर, मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि महाविद्यालय में जिस तरीके से हम छात्रों को शिक्षित करते हैं कि वो एथिक्स के साथ चलें, और अब जैसे कोरोना पेंडेमिक के बाद मीडिया का रुख भी बहुत कुछ बदला है, और हम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हमको वायरल जर्नलिज्म की तरफ नहीं जाना है, इन्फो फ्लड की तरफ हमें नहीं जाना है। तो स्टूडेंट्स के लिए और जो लोग पहले से ही इस प्रोफेशन में हैं, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से इस सिचुएशन से खुद भी बच सकते हैं और सोसाइटी को भी बचा सकते हैं? बड़ा छोटा सा काम है जो हमें भी, आपको भी, हमारे विद्यार्थियों को भी जो हम बताते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी सुभारती कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन हमारे विभाग का नाम है, और तमाम मीडिया कर्मियों को भी मैं बताना चाहूँगा, मीडिया संस्थानों को भी बताना चाहूँगा। ये आप सब जानकारी रखते हैं, थोड़ा सा भूल गए हैं बस। हमारे केंद्र में जब हम पत्रकारिता कर रहे हैं, जब हम किसी खबर को कर रहे हैं, किसी सूचना के पीछे हैं, कोई इवेंट, इंसिडेंट या एक्सीडेंट को हम कवर करने के लिए गए, मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, मुझे लगता है जब आप, देश आपके केंद्र में होगा, जब आपके केंद्र में राष्ट्र हित होगा, जब आपके जहन के बिल्कुल सेंटर में आपकी ये विचार होगा कि इसका प्रभाव मेरे देश पर क्या पड़ने वाला है जी, तो आपकी पत्रकारिता कभी गलत नहीं हो सकती। ना वो कोई पक्ष की बात करेगी, ना किसी विचार की बात करेगी, ना किसी के हित की बात करेगी, ना किसी के अहित की बात करेगी, ना किसी के पक्ष की बात करेगी, ना किसी विपक्ष की बात करेगी। वो सिर्फ और सिर्फ एक बात करेगी, वो है राष्ट्रहित। और जब पत्रकार राष्ट्रहित को लेकर आगे बढ़ेगा, उससे गलती नहीं हो सकती, उस संस्थान से कभी गलती नहीं हो सकती। ये समझने की आवश्यकता है, बस इस चीज को समझे। क्योंकि मैं पुनः उसी बात को बोलना चाहूँगा कि हमारे देश में चौथा स्तंभ मीडिया कोई एक रात से जन्मा या किसी एक व्यक्ति द्वारा लाया गया नहीं है, वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आज़ादी के आंदोलन से बहुत सारे लोगों ने अपनी आहुति दी है इसको बढ़ाने के लिए। जी हाँ। और जब भाषाई पत्रकारिता की बात करते हैं, तो भारत के अंदर भाषाई पत्रकारिता बहुत बड़ा हिम्मत और बहुत बड़ा संबल है जी। उस भाषाई पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है कि मैं हर भाषा, मतलब क्यों ना ऐसा हो कि किसी समाचार पत्र में, अगर जो हिंदी का समाचार पत्र है, तो उसमें अंतिम जो एक पृष्ठ है वो मलयाली भाषा का छपे। ठीक, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि किसी एक पत्रिका के अंदर कोई एक पृष्ठ जो है वो केवल तमिल भाषा का हो या गुरमुखी भाषा का हो जी, किसी ना किसी भाषा। अब भाषा एक दूसरे से लिंक्ड है, माध्यम है। हमें भाषा, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, वो भी भाषा में शिक्षा उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए बनाई गई है। मीडिया को भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मीडिया अंततोगत्वा लोक शिक्षक है, लोक प्रशिक्षक है जी। और मीडिया को अपनी इम्पोर्टेंस को समझना होगा, क्योंकि मीडिया ही वो है जो हमारे समाज का निर्माण कर सकती है। और देखिए, कहते भी हैं कि विदाउट कम्युनिकेशन देयर इज़ नो रिलेशनशिप, और मैं कहती हूँ कि विदाउट कम्युनिकेशन देयर इज़ नो रिलेशनशिप, और विदाउट रिलेशनशिप देयर इज़ नो एनी सोसाइटी। और जब तक सोसाइटी नहीं होगी, तब तक हमारे देश का निर्माण भी नहीं होगा। तो मीडिया को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा कि वो किस तरीके से देश को आगे बढ़ा सकती है, हमारे युवाओं को मोटिवेट कर सकती है कि वो देश हित के लिए कार्य करें, और मीडिया इस काम को बखूबी कर सकती है। ये उनको समझाने की या उनको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
सो आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमने इन्फो फ्लड के बारे में बात की। आई होप कि हमारा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। हमें आपके रिव्यूज़ का इंतज़ार रहेगा। सर थैंक यू सो मच, आपने अपने विचार हमारे साथ यहाँ रखे और लोगों को समझाने की कोशिश की कि कोरोना के इस युग में किस तरीके से इन्फो फ्लड ने लोगों को प्रभावित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, तो हमारे आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। मीडिया वार्ता हमारी यूं ही चलती रहेगी किसी ना किसी टॉपिक पर। आप अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर यूं ही बनाए रखिएगा। जय हिंद।